हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आज इस वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। गैस क्रोमेटोग्राफी का जो के अंदर जो हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, मतलब हमारा प्रिंसिपल क्या है? तो ये तो डायरेक्ट आंसर है, पार्टीशन कोफिशिएंट। मैंने आपको वीडियो में करवाया था, बताया था कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ stationary phases available in GLC gas liquid chromatography while in HPLC high performance liquid chromatography और high pressure liquid chromatography there are। देखो बेटा, मैंने ये भी आपको लेक्चर में बताया था कि जो हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसके अंदर प्रिंसिपल जो करता है ना वो वेरी करता है। और प्रिंसिपल क्यों वेरी करता है? क्योंकि वहां पर हम प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि हम किस कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर रहे हैं। अब किस कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर रहे हैं उसी के बेसिस पे फिर इसका स्टेशनरी फेज बदल जाता है, और स्टेशनरी फेज के बेसिस पे फिर मोबाइल फेज को हमको रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर HPLC का जो स्टेशनरी फेजेस होंगी या जो इस मोबाइल फेजेस होंगी ना, वो उसकी बहुत बड़ी रेंज है, बहुत वाइड रेंज है। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वाइड रेंज ऑफ बोथ स्टेशनरी मोबाइल फेज, वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी फेज, वाइड रेंज ऑफ मोबाइल फेज, लिमिटेड रेंज ऑफ स्टेशनरी और मोबाइल फेज। नहीं, इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि HPLC में वाइड रेंज होगी स्टेशनरी फेज की भी और स्टेशनरी फेज की वाइड रेंज होगी, तो यहाँ पे मोबाइल फेज की भी ऑब्वियसली वाइड रेंज ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट इन्फ्लुएंस बॉर्डनिंग ऑफ पीक अकॉर्डिंग टू वैन डेम्प्टर इक्वेशन। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे वैन डेम्प्टर इक्वेशन लिख लेते हैं। वो क्या होती है हमारी? H इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन U प्लस CSU, ये है। ठीक है, तो A जो है, A क्या होता है? A होता है हमारा एडी डिफ्यूजन, तो इस पे तो डिपेंड करेगी। बी क्या है? बी होता है हमारा लॉन्जिट्यूडिनल डिफ्यूजन, इस पे भी डिपेंड करेगी। यू जो होता है हमारा रेट होता है। सी एस जो होता है वो इक्विलिब्रेशन टाइम होता है। यानी कि इन तीन चीजों के ऊपर तो वो डिपेंड करेगी। और हमसे पूछा ही डजेंट इन्फ्लुएंस, मतलब इससे इन्फ्लुएंस नहीं करती, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एनालाइट्स ए and P separated on the chromatography column 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबी कॉलम है हमारी, जिसमें कि हम A और B दो एनालाइट्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं। At retention time of 370 सेकेंड एंड 450 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमारा रिटेंशन टाइम TRA कितना है? 370, और TRB कितना है? 450 सेकेंड। ठीक है, under the same illusory retention time of these reference compound is 50 सेकेंड, और यहाँ पर हमारा TM कितना दिया हुआ है? 50 सेकेंड रेफरेंस का। व्हाट वाज द सेपरेशन फैक्टर ऑफ द एनालाइट? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है हमको वैल्यू। तो हमारा जो सेपरेशन फैक्टर होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू TRB माइनस TM डिवाइडेड बाय TRA माइनस TM। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो B कितना है? 450 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 370 माइनस 50, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 320, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो देखते हैं है कहीं ऑप्शन में हमारे पास 1.25। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेशन फैक्टर क्या होगा एनालाइट्स का? 1.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज, हमने पढ़ा था रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में नॉन पोलर होती है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी दोनों के अंदर हमारा सेम स्टेशनरी फेज होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर नेटिव मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड? मोलिकुलर वेट प्रोटीन वेट के ऊपर जो हमारा प्रिंसिपल था वो किसका था? जेल परमिएशन का। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। चलिए, तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा? सेवेंथ क्वेश्चन, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ 3 प्रोटीन्स, हमें 3 प्रोटीन का मिक्सचर दिया हुआ है। प्रोटीन A,
बी और सी। ठीक है भाई, और इनके हमारे को मोलिकुलर वेट दिए हुए हैं और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दिए हुए हैं तीनों प्रोटीन्स के। ठीक है, वर सेपरेटेड थ्रू जेल एक्सक्लूजन एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब यहाँ पर किसके थ्रू इनका सेपरेशन हो रहा है? एक तो जेल एक्सक्लूजन के लिए। अब जेल एक्सक्लूजन का हो रहा है तो हम लोगों को पता है हम किसके बेसिस पे करते हैं एक्सक्लूजन? साइज के, है ना। और एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम किसके बेसिस पे करते हैं? हमारा प्रिंसिपल क्या होता है? चार्ज। ठीक है, अभी क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है वो बात समझ में आ रही है। अब इन्होंने हमको बोला है कि हमारा जो सैंपल लोड हुआ है उसके अंदर इल्यूजन जो बफर है उसका पीएच 7 है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें हमको देख करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है ए इल्यूड लास्ट इन बोथ केसेस, लास्ट, सी इल्यूड लास्ट, लास्ट यानी कि हमें लास्ट में क्या होगा वो बताना है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारा, देखो जो हमारा जेल एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल जब हम कर रहे थे ना, तो हमने देखा था कि सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल इल्यूड आउट हो गए? जिनका साइज बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है लास्ट वाला, तो लास्ट में कौन सा निकलेगा? लास्ट में कौन सा निकलेगा इसके अंदर? जिसका साइज स्मॉल होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट मोलिकुलर वेट वाला प्रोटीन देख लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट मोलिकुलर वेट वाली प्रोटीन कौन सी है? ए के अंदर है 46 के डाल्टन, बी है 72 और सी है 112 किलो डाल्टन। यहाँ पे के डाल्टन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्रोटीन कौन सी हो गई? हमारी ए वाली, तो ए जो है सबसे लास्ट में निकलेगी। अब दूसरा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा मोलिक्यूल, अब देखते हैं कि हमको क्या देके रखा है। यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है। हमने पढ़ा था जब हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे थे कि यहाँ पर निगेटिवली चार्ज बीड होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी? निगेटिवली चार्ज बीड होंगी। अब निगेटिवली चार्ज बीड है तो ये किसको अट्रैक्ट करेंगी? पॉजिटिव वाली को। ठीक है, अब पॉजिटिव वाले को जब ये अट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा? वो वाली बीड जिनका की पीआई सबसे ज्यादा होगा, बीड नहीं प्रोटीन, वो प्रोटीन जिसका पीआई सबसे ज्यादा होगा वो लास्ट में ल्यूड आउट होगा। ठीक है, अब कैसे? देखो, अब हम पीआई देख लेते हैं किसका सबसे ज्यादा है। पीआई ए प्रोटीन का 11 है, बी का 3 है और सी का 9 है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसका है? ए प्रोटीन का। तो यहाँ पर ए प्रोटीन ही होगी जो कि लास्ट में निकलेगी, है ना। लास्ट में कौन सी निकलेगी? ए प्रोटीन। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए इल्यूड लास्ट इन बोथ केसेस। सब दोनों ही केसेस में जब हम इन प्रोटीन्स को निकाल रहे होंगे जेल एक्सक्लूजन और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, तो जो ए प्रोटीन है वो सबसे लास्ट में निकलेगी। क्यों लास्ट में निकलेगी वो मैंने आपको बिल्कुल अभी बता दिया। ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेंगे कि साइज में जो होता है सबसे पहले कौन सी निकलती है। सबसे पहले वो वाला मॉलिक्यूल निकलेगा जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा। सबसे लास्ट में कौन सा निकलेगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। तो हमने देख लिया मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे कि ए का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। फिर आती है हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा? वो जिसका की पीआई सबसे कम होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि लास्ट में कौन सा निकलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट में कौन सा निकलेगा? जिसका पीआई सबसे ज्यादा होगा। तो हमने देख लिया इन तीनों पीआई में सबसे ज्यादा पीआई किसका है? ए प्रोटीन का। तो यानी कि यही वो प्रोटीन है जो कि दोनों मेथड्स के थ्रू सेपरेट आउट जब हम कर रहे होंगे तो सबसे लास्ट में ए प्रोटीन होगी जो कि इल्यूड आउट होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आंसर ठीक से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DEAE सेल्यूलोज इन इज एन आयन एक्सचेंजर, it will attract proteins with, हमारा DEAE जो था एनायन एक्सचेंज जो था वो क्या था? पॉजिटिव था और वो निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है ना, यही पढ़ा था ना हमने जब हम लोग क्रोमेटोग्राफी कर रहे थे, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज वाला पॉजिटिव था और वो निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 2, नेगेटिवली चार्ज।
चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन विल इल्यूट लास्ट इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछला भी 7th क्वेश्चन किया था। हमें कौन सा मॉलिक्यूल के बारे में बताना है, प्रोटीन के बारे में बताना है जो कि लास्ट में इल्यूट हो गए। कौन सा मेथड हम यूज करें, जेल फिल्ट्रेशन। बिल्कुल वही जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जब हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल निकलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है। अब सबसे लास्ट में कौन सा निकलेगा, सबसे छोटा वाला। तो अब हमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है, जो भी प्रोटीन्स दी हुई है, उनमें देख लेते हैं कि सबसे कम मोलिकुलर वेट किसका है ना, साइज किसका सबसे छोटा है। तो देखो फर्स्ट में 68500 ज्यादा है, 4,50,000 ये भी ज्यादा है, 13,000 1700। हाँ तो सी हो जाएगा, साइटोक्रोम सी। ठीक है, ये सबसे लास्ट में ल्यूड होगा, क्यों, क्योंकि इसका मोलिकुलर साइज सबसे छोटा है। चलिए भाई अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन इज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट 3 स्पॉट्स के एल एम आर डिटेक्टेड इन एन आयोडीन चैम्बर। ओके, द स्पॉट के एल एंड एम रिस्पेक्टिवली आर। ओके, अभी ध्यान करो अपने दिमाग में कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जब हम पढ़ रहे थे तो हम हमारी स्टेशनरी फेज कौन सी ले रहे थे, पोलर ले रहे थे कि नॉन पोलर ले रहे थे। हाँ जी बच्चा, स्टेशनरी फेज कैसी थी हमारी, पोलर। ठीक है, तो हमारी स्टेशनरी फेज कैसी थी, पोलर थी। हमारा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, सोलवेंट फ्रंट, सोलवेंट फ्रंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसने हमको देखा है स्पोर्ट्स का, जैसे कि ये के स्पोर्ट है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। फिर है हमारा एल, ये कर रहा है यहाँ से यहाँ तक में 3 सेंटीमीटर। और एक है हमारा एम जो कि कर रहा है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो बेटा मैंने ये आपको पहले भी समझाया था कि जो हमारी मोबाइल फेज होती है, मोबाइल फेज के अंदर जो हमारा कंपोनेंट होता है, स्टेशनरी फेज उसको रिटार्ड करने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे कि वही दो फ्रेंड साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, खास करके लड़कियां, तो क्या होगा, वो आपस में बातें करना शुरू कर देंगी। बातें करना शुरू कर देंगी तो क्या होगा, उनकी जो वर्किंग इफिशियंसी, मतलब वो अगर पढ़ाई कर रही है तो राइटिंग, सपोज नोट्स ही बना रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उनके नोट्स बनाने की स्पीड जो है कम हो जाएगी, वो दोनों आपस में बतियाना शुरू कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उनकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 1 पे है ये हमारा कौन सा मोलिक्यूल हो गया, फिर पोलर हो गया कि नहीं हो गया, पोलर। ठीक है, अब जो जिसको कि स्टेशनरी फेज रिटार्ड नहीं कर पा रही है, जो कि प्रॉपर स्पीड से चल पा रहा है, फिर वो कौन सा मोलिक्यूल होगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, ये नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि एल स्पोर्ट के एल एंड एम रिस्पेक्टिवली आर। अब ये जो हमारे के एल एम पॉइंट है, इनको हमें किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है, उनकी पोलैरिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो अब के पॉइंट है जो कि पोलर है। अब इन तीन जो हमारे को कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, इनमें पोलर कौन सा है, कोई बताएगा। हाँ जी, पोलर है इसमें सेरीन। ठीक है, अब नॉन पोलर कौन सा है, नॉन पोलर है इसमें फिनाइल एनेलिन। ठीक है, अब 3 कंपोनेंट, तो उसमें 2 का हमको पता लग गया, तो 3 की पोजीशन हमने खुद ने ऐड कर दी, तो ग्लिसरीन लग गया। तो अब यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सेरीन, ग्लाइसिन, फिनाइल एनेलिन। ठीक है, किसके बेसिस पे हमने कर लिया इसको सॉल्व, किसके बेसिस पे किया है हमने कि कौन सा कंपोनेंट पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस पे भी क्वेश्चंस आ गए हैं और न्यूमेरिकल बेस पे भी क्वेश्चंस आ गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछा जाएगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमको कुछ स्टेशनरी फेजेस दे देंगे, कुछ हमारे को टेक्निक्स के नाम दे देंगे, उसमें हमको पूछ लेंगे कि भाई कौन सी टेक्निक किस स्टेशनरी फेज में यूज होती है, या फिर कौन सा कंपोनेंट को हम किस टेक्निक के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं सेल्फ असेसमेंट के। आप लोग सारी वीडियोस देखने के बाद में, उनके नोट्स बनाने के बाद में, अपने लेवल पे नोट्स बनाने के बाद में इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।